साथ। अच्छा, वो वकील इतनी जल्दी यहाँ आ भी गया? जी साहब, अभी 10 मिनट पहले पीटर फ्रांकोजा के साथ यहाँ पहुँचा और आते ही राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गया। मुझसे पूछने लगा, क्या मेरे पास इमारत की तलाशी के लिए सर्च वारंट था? तो तुमको कहना था कि तलाशी मिसेस कॉटन की इजाज़त से हो रही थी। मैंने कहा था। जवाब में बोला कि वो इजाज़त विड्रॉ की जा रही है। मैं फ़ौरन तलाशी बंद करूँ और यहाँ से चलता फिरता नजर आऊँ। प्रभु दयाल एकाएक बेहद गंभीर दिखाई देने लगा। और अभी एक और हरकत की है उस वकील के बच्चे ने, काशीनाथ बोला। वो क्या? आते ही उसने मिसेस कॉटन को बीमार, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार घोषित कर दिया और आनन फानन कहीं फ़ोन करके उसने एक डॉक्टर और एक नर्स को बुलाया। डॉक्टर ने आकर इस बात की तस्दीक की कि विधवा नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार थी और वो कहता है कि उसके मुवक्किल को आराम की सख्त ज़रूरत है। और आते ही उसने मिसेस कॉटन को बिस्तर के हवाले कर दिया, उसे कोई इंजेक्शन दिया और पहरेदार के तौर पर एक नर्स को ये कहकर उसके सिन्हारे बिठा दिया कि कोई उसके पेशेंट को डिस्टर्ब ना कर पाए। और ये मिसेस कॉटन को हथप्राण की घड़ी और अंगूठी की उसकी ड्रेसिंग टेबल में से बरामदगी की जवाब तलबी से बचाने के लिए उस वकील की चाल है। जाहिर है ये बात तो। और वो घड़ी और अंगूठी कहाँ हैं? जी मेरे पास। बहुत जोर लगाया उस वकील के बच्चे ने कि मैं ये दोनों चीज़ें उसे सौंप दूँ, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें उसे देखने तक नहीं दी। ये रही वो। काशीनाथ ने रुमाल से लिपटी घड़ी और अंगूठी इंस्पेक्टर को सौंप दी। प्रभु दयाल ने बड़ी सावधानी से रुमाल को खोलकर दोनों चीज़ों का मुआयना किया। मिसेस कॉटन क्या कहती है इन दोनों चीज़ों के बारे में? अरे साहब, उससे पूछने की तो कोई नौबत ही नहीं आई। इन चीज़ों के बरामद होने से पहले ही मैंने आपको फ़ोन किया, फिर रिसीवर रख कर अभी मैं विधवा से मुखातिब हुआ ही था कि वो वकील और विधवा का बड़ा भाई यहाँ पहुँच गए। आते ही उन्होंने तो मेरे साथ यूँ पेश आना शुरू कर दिया जैसे कि राजमहल में कोई चोर घुस आया था। तो यानी कि मिसेस कॉटन ने शिनाख्त तक नहीं की इन चीज़ों की? नहीं साहब, लेकिन ये दोनों चीज़ें शर्तिया पादरी की हैं। शिनाख्त फिर भी ज़रूरी है। आओ। हम सब इमारत में दाखिल हुए। वहाँ हमने एक सूट बूटधारी युवक को खड़ा पाया। ये कौन है? इसका नाम इब्राहिम है। अपने आप को उस वकील का प्राइवेट सेक्रेटरी बताता है। हु इज़ इन चार्ज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन प्लीज़? इब्राहिम नामक वह युवक बोला। मैं हूँ। क्यों? आपका शुभ नाम? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। क्यों? मेरे बॉस बैरिस्टर जॉर्ज सैमसन आपसे बात करना चाहते हैं। तो करें। आप मेरे साथ तशरीफ़ लाइए। नहीं, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। लेकिन सुना नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बॉस चाहते हैं कि। लगता है तुम्हारे कानों से मैल निकलवाने की ज़रूरत है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम्हारा बॉस क्या चाहता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि उसे यहाँ बुला कर लाओ। बात समझ में आ गई तुम्हारे? जी जी, ये आ गई। तो फिर जिस्म को हरकत दो। वो बिना बोले घूमा और अपने पीछे मौजूद एक दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे गायब हो गया। 2 मिनट बाद एक लगभग 50 साल का अधपके बालों वाला निहायत रौबदार चेहरे वाला व्यक्ति वहाँ प्रकट हुआ। वो एक शानदार सूट पहने था और मुंह में सिगार दबाए था। यही है साहब वकील का बच्चा, काशीनाथ दबे स्वर में बोला। जानता हूँ, ये मुझे भूल गया मालूम होता है, लेकिन मैं से जानता हूँ। उसके पीछे पीछे ही इब्राहिम भी वहाँ पहुँच गया था। उसने प्रभु दयाल की तरफ इशारा करके वकील के कान में कुछ कहा। वकील की पैनी निगाहें एक क्षण को प्रभु दयाल के चेहरे पर टिकी, फिर तुरंत उसके होठ मुस्कुराहट की सूरत में फैले और वो अपना दायां हाथ फैलाए प्रभु दयाल की तरफ बढ़ा। हेलो, आई कैन नॉट बिगिन टू एक्सप्लेन मिस्टर इंस्पेक्टर हाउ वेरी ग्लैड आई एम टू सी यू। बंदे को जॉर्ज सैमसन कहते हैं। और आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई है? जाहिर है, कमाल है। क्या कमाल है इसमें? यही कि आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई है। आज तक तो कोई मुजरिम या कोई मुजरिमों का हिमायती मुझसे मिलकर खुश हुआ नहीं। वो सक पकाया। उसके होठ तो फिर भी मुस्कुराहट की सूरत में फैले रहे, लेकिन उसकी आंखों में से मुस्कुराहट का जज्बा तुरंत गायब हो गया। मिस्टर इंस्पेक्टर,
यहाँ ना कोई मुजरिम है और ना मुजरिमों का हिमायती। यहाँ तो उल्टे पुलिस ही मुजरिमाना हरकत कर रही है। मसलन मसलन बिना सर्च वारंट यहाँ तलाशी ली जा रही है। सर्च वारंट के बिना ली जा रही है, लेकिन इस घर की मालकिन की इजाज़त के बिना नहीं। मालकिन आप लोगों के साथ दयानतदारी से पेश आई तो आप लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मेरे सुनने में आया है कि 6 घंटों से यहाँ की तलाशी हो रही है। तलाशी यूँ होती है, आप यहाँ क्या सुई तलाश रहे हैं? तलाशी कैसे होती है हमें मालूम है। आप बराए मेहरबानी हमें हमारी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन बतौर एक पुलिस ऑफिसर आपको आपका फ़र्ज़ याद दिलाने की तो ज़रूरत सरासर है। आप मेरे क्लाइंट्स को खामोखा हल्का नहीं कर सकते। खामोखा तो खैर कोई काम नहीं होता वकील साहब, हर बात की कोई वजह होती है, पर वो वजह मेरी समझ में भी तो आनी चाहिए। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। आप समझाइए समझाइए आप। मैं यहाँ तफ्तीश के लिए आया हूँ, ना समझ लोगों की क्लास लेने के लिए नहीं आया। जॉर्ज सैमसन का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप को जब्त किया। अब आप चाहते क्या हैं? हाँ बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आप मेरे क्लाइंट्स को हल्का ना करें। कौन कौन है आपके क्लाइंट्स? फादर कॉटन के परिवार के सारे सदस्य मेरे क्लाइंट्स हैं। बेगुनाह लोगों को लीगल कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। होती है। मैं इस परिवार का वेल विशर हूँ। इनके अधिकारों की रक्षा करना मेरा ड्यूटी है। मैं यहाँ किसी को पुलिस के ज़ातियों का शिकार नहीं होने दे सकता। मकतूल की बेवा से चंद सवाल पूछने की कोशिश करना उसके साथ ज़्यादती है। मिसेस कॉटन इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। उनका डॉक्टर कहता है उन्हें आराम की ज़रूरत है। जब वो ठीक हो जाएंगी तब आप लोगों को उनसे सवाल पूछने की इजाज़त दे दी जाएगी। किसी विटनेस को पुलिस की इंक्वायरी से बचाने के लिए किसी वकील के द्वारा ये ट्रिक पहली बार इस्तेमाल नहीं की गई है। इंस्पेक्टर, विधवा के भाइयों को पुलिस की पूछताछ से बचाने के लिए भी आप यही कदम उठा रहे हैं। उन्हें भी सिडेटिव के इंजेक्शन दिलवा कर उनके सर पर एक एक नस खड़ी कर रहे हैं आप। नाउ लिसन मिस्टर इंस्पेक्टर, बेटर यू लिसन मिस्टर बैरिस्टर। बड़ी कट और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एंड टेल मी, आर यू बाय एनी चांस ट्राइंग टू थ्रेटन मी? नो, नॉट एट ऑल। आई एम ग्लैड दैट यू आर नॉट। नाउ शैल वी कम टू द पॉइंट? यस प्लीज़। आप यहाँ की तलाशी जारी रहने देंगे या नहीं? हरगिज़ नहीं, ये गैर कानूनी हरकत है। तलाशी मिसेस कॉटन की इजाज़त से हो रही थी और वो इजाज़त मिसेस कॉटन पर बेजा दबाव डालकर हासिल की गई थी। उस इजाज़त को अब आप कैंसिल समझिए तो मैं तलाशी का कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर सकता हूँ और मैं ऐसे किसी ऑर्डर की पुरजोर मुखालफत करूँगा। ऑर्डर आपकी मुखालफत के बावजूद हासिल हो सकता है तो कर लीजिए हासिल। यानी आपकी मुखालफत का असर मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लटकाना होगा। आप अपना मनपसंद कोई भी मतलब निकालने के लिए आज़ाद हैं इंस्पेक्टर। अगर आपका क्लाइंट बेगुनाह है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रोड़े अटकाने से, उसे लटकाने का सामना करने से उन्हें क्या हासिल होगा? मेरे क्लाइंट्स बेगुनाह हैं। अगर वे बेगुनाह नहीं हैं तो उनका गुनाह साबित करके दिखाना आपका काम है। अगर आप उनका गुनाह साबित नहीं कर सकते तो हैरेसमेंट के अपने स्टैंडर्ड पुलिस या तरीक़ों से उन्हें हल्कान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और फिर बार बार उनके गले पड़ने का क्या मतलब? क्या एक एक बार सबसे जवाब तलबी नहीं कर चुके आप? क्या हर कोई पूरी ईमानदारी से आपको तमाम सवालों का जवाब नहीं दे चुका? तमाम सवालों का तो बिल्कुल भी नहीं, और पूरी ईमानदारी से तो हरगिज़ भी नहीं। सब ने झूठ बोला है। आप ऐसा समझते हैं कि सब ने झूठ बोला है, और आपको ऐसा समझने से कौन रोक सकता है? ये हकीकत है वकील, आपके क्लाइंट्स के झूठ पकड़े जा चुके हैं। किसका झूठ पकड़ा है आपने?
पीटर फ्रांकोजा की ही मिसाल लीजिए। वो कहता है कि पिछली रात वह रेडियो पर विविध भांति सुनता रहा था, जबकि हाँ हाँ, वो रेडियो नहीं सुन रहा था। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, ठीक है, वो रेडियो नहीं सुन रहा था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो झूठ बोल रहा था। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उसे धोखा हुआ था कि वो रेडियो सुन रहा था। वास्तव में वो टेप सुन रहा था। टेप? हाँ, टेप। मैं पीटर फ्रांकोजा को बचपन से जानता हूँ। वो एक आदतन गायब ख्याल आदमी है। अपने ख्याल से वो रेडियो सुन रहा था, लेकिन वास्तव में उसने टेप ऑन किया हुआ था। वो टेप पर रिकॉर्डेड गाने सुन रहा था। इतनी मामूली बात को आपने इस कदर तूल दे दी। इतनी मामूली बात के दम पर आपने उसे दो दो हत्याओं का सस्पेक्ट बना दिया। वाह, बड़ा उम्दा जवाब सोचा आपने पीटर पीटर फ्रांकोजा की गलत बयानी का। आपको यूं आंधी तूफान की तरह यहाँ बुलाए जाने की ज़रूरत आपने सार्थक करके दिखा ही थी। खुद पीटर फ्रांकोजा को यह जवाब 7 जन्म तक ना सूझता कि वो गाने रेडियो पर नहीं, टेप पर सुन रहा था। ये हकीकत है, और इस हकीकत की वाकफियत उसे अभी अभी हुई है, आपके राजनगर में कदम रखने के बाद। ये हकीकत है। ऐसे ही सिर्फ के धुले चमचमाते हुए जवाब आपके पास हमारे बाकी ऐतराज़ों के भी होंगे। मिसेस कॉटन की ड्रेसिंग टेबल के दराज से बरामद घड़ी और अंगूठी का भी कोई ऐसा ही सचता हुआ जवाब होगा आपके पास। वो अंगूठी और घड़ी जिसे आप लोग अपनी बहुत बड़ी खोज मान रहे हैं, कुछ भी अहमियत नहीं रखती है। अच्छा, जी हाँ, जो घड़ी आपके आदमी ने ड्रेसिंग टेबल के दराज से बरामद की थी, वो मिसेस कॉटन अपने पति को उसके जन्मदिन पर, जो कि अगले ही हफ्ते था, उपहार स्वरूप देने वाली थी। वो घड़ी अभी तक उसके पति को मिली ही नहीं थी। लेकिन लाश की कलाई में से तो घड़ी गायब थी। ज़रूर गायब होगी, मैं आपकी बात को गलत करार नहीं दे रहा, लेकिन जो घड़ी गायब है वह वो नहीं जो ड्रेसिंग टेबल से आपको बरामद हुई है। तो फिर वो घड़ी कहाँ गई जो पादिर साहब की कलाई पर बंधी हुई थी? हमें कहाँ पता कि कहाँ गई और कहाँ नहीं। आप पुलिस वाले हैं, आप मालूम कीजिए कहाँ गई। आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, सार्थक करके दिखाइए अपने रुतबे को। ढूंढ कर दिखाइए वो घड़ी। वो घड़ी हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। गलत। जो घड़ी यहाँ से बरामद हुई है वो फादर कॉटन की घड़ी नहीं। अगले हफ्ते वह उनकी हो जाती, लेकिन अभी नहीं हुई थी। आप 7 जन्म तक ये साबित नहीं कर सकते वही घड़ी लाश की कलाई पर से उतारी गई थी, और मैं इसी जन्म में साबित करके दिखाऊंगा आपको। यू आर मोस्ट वेलकम। और अंगूठी के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी हत्यारे के लिए अगले हफ्ते आने वाले उसके जन्मदिन का उसकी बीवी की ओर से उपहार था? नहीं, वो अंगूठी पादिर साहब की ही थी। हाय सी। तो फिर वो पादिर साहब की उंगली पर से किसने उतारी? खुद पादिर साहब ने। क्या? वो अंगूठी मिसेस कॉटन को बाथरूम के सिंक पर पड़ी मिली थी। इत्तेफाक से मिसेस कॉटन की निगाह अंगूठी पर पड़ गई थी, और उन्होंने उसे वहाँ से उठाकर संभाल कर ड्रेसिंग टेबल के एक दराज में रख दिया था। घड़ी के साथ? हाँ, उस घड़ी के साथ जो पादिर साहब के लिए जन्मदिन का उपहार थी, और जिसे अभी तक पादिर साहब की कलाई की शोभा बनने का फ़क्र हासिल नहीं हुआ था। यकीनन। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि बाथरूम में पादिर साहब ने अंगूठी क्यों उतारी? इसका जवाब तो आपको पादिर साहब ही बेहतर दे सकते थे। वैसे अंगूठी उतारने की तो कई वजह हो सकती हैं। हाथ धोते वक्त कोई साबुन वाबुन फंस गया होगा अंगूठी में, जिसकी वजह से उन्होंने अंगूठी उतार कर सिंक पर रख दी होगी, और बाद में वो उसे उंगली में पहनना भूल गए होंगे। ओके, यानी कि पादिर साहब भी अपने बड़े साले की तरह गायब ख्याल आदमी थे। जैसे साले साहब को रेडियो चलाना चाहते थे तो टेप चला बैठते थे, वैसे ही पादिर साहब अंगूठी उतारते थे तो उसे वापस पहनना भूल जाते थे। ओके। उसने उत्तर ना दिया। प्रत्यक्ष था वह इंस्पेक्टर के वार्तालाप के अंदाज से खुश नहीं था। पादिर साहब के पास क्या कोई और भी अंगूठी थी? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। मुमकिन है रही हो, इस बारे में तो आपको मिसेस कॉटन ही बेहतर बता सकती हैं।
उनकी जगह आप ही जब सब कुछ अच्छा अच्छा बता ही रहे हैं तो आप ये भी बता ही दीजिए। अंगूठी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, वो उखड़े स्वर में बोला। पिछली रात पीटर फ्रांकोजा को 15 जॉर्ज टाउन से आई टेलीफोन कॉल के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम। वकील साहब, अब आप उखड़ रहे हैं। अब आप पहले की तरह मीठे मीठे जवाब नहीं दे रहे हैं। उसने उत्तर ना दिया। उसने बड़ी मजबूती से अपने होंठ भींच लिए। एक बात और। वो भी बोलिए। आपकी परिवार से, आपकी फैमिली के साथ यदि मंत्रणा तो हो चुकी होगी, ऊपर से आप इन लोगों के पुराने वाकिफदार हैं। हमारी पूछताछ के जवाब में परिवार के हर सदस्य ने इस बात को नकारा है कि पादी साहब में और मिसेस सूजन डेनिंग में अवैध संबंध थे, जबकि ये बात इस इलाके के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। ऐसा सफ़ेद झूठ बोलने से फ़ायदा? इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मिसेस कॉटन को तो इन अवैध संबंधों की वाकफियत नहीं थी। गलत। उन्हें खूब वाकफियत थी। इन संबंधों को लेकर उनका अपने पति से झगड़ा तक हो चुका था। मेरे पास गवाह हैं इस बात के। फिर तो मैं यही कह सकता हूँ, परिवार ने ऐसे किन्हीं अवैध संबंधों को इसलिए नकारा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फादर कॉटन जैसे विद्वान व्यक्ति का, खुदा के बंदे का, उसकी मौत के बाद इमेज खराब होता। उन बातों को हवा देने से अब कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता था, उल्टे नुकसान हो सकता था। इसलिए दिवंगत आत्मा की खातिर उन्होंने इसी बात पर जोर देना मुनासिब समझा कि फादर कॉटन के उस औरत के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे। जवाब अच्छा है, लेकिन ये जवाब देना शायद और किसी को ना सोचता। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, ये जवाब विधवा को और उसके दोनों भाइयों को अच्छी तरह से रटा दीजिएगा। बाद में बहुत काम आएगा उनके। वकील खामोश रहा। और एक आखिरी बात और। मिसेस कॉटन को कहना, पिछली रात अपने पति के लौटने के इंतजार में वो कढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती रही थी। आप जानते हैं मिसेस कॉटन कल रात क्या कढ़ाई करती रही थी? नहीं, इस बारे में तो मिसेस कॉटन ही आपको कुछ बता सकती हैं, और आपकी मेहरबानी से उनसे कुछ पूछना मुमकिन नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, वो नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार? नेवर माइंड, आई नो द स्टोरी। उम्र भर तो मौजूदा किस्म की डॉक्टरी देख रेख में काट नहीं पाएंगी। कभी ना कभी तो वो इस काबिल होंगी ही कि पुलिस के सवालों का जवाब दे सकें। वो नौबत कब आएगी वकील साहब? मुझे नहीं पता। पता रखना चाहिए था आपको। उस डॉक्टर से ही पूछा होता जिसने उन्हें सेडेटिव दिया था। मैं पूछूंगा, ज़रूर पूछिएगा, और जो भी जवाब मिले हमें भी बताइएगा। बेहतर। और पीटर फ्रांकोजा कहाँ है? क्या वो भी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हैं और आराम फरमा रहे हैं? नहीं, वो अपनी बहन की तीमारदारी के लिए उसके पास मौजूद है। यानी कि नर्स की तीमारदारी काफ़ी नहीं। नर्स नर्स होती है, अपना खून होता है। बजा फरमाया आपने। उससे तो बात करने पर कोई पाबंदी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पाबंदी किसी से भी बात करने की नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मिसेस कॉटन इस वक्त आपसे बात करने की स्थिति में नहीं है, और पीटर से आप बात करना चाहते हैं तो मैं उसे अभी यहाँ बुला देता हूँ। नहीं, अभी नहीं। वकील साहब, ये घर तो आपकी प्रोटेक्टिव कस्टडी में आ गया है, लेकिन चर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? हम चर्च का तो चक्कर लगा सकते हैं, या उसमें दाखिल होने पर भी आपकी पाबंदी है? मेरी कोई पाबंदी नहीं। चर्च पब्लिक प्लेस है, आप शौक से वहाँ का चक्कर लगाइए। थैंक यू। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। दो कहिए आप। नहीं, एक ही काफ़ी है। फरमाइए। मैं नहीं चाहता यहाँ हर वक्त पुलिस मंडराती दिखाई दे। इस बात का मिसेस कॉटन के दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आप बराए मेहरबानी यहाँ से अपने आदमी हटा लीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जगह पुलिस की निगरानी में रहे। लेकिन मिस्टर इंस्पेक्टर साहब, मिसेस कॉटन की मौजूदा हालत का तो ख्याल कीजिए। अरे, उसका ख्याल आप जो कर रहे हैं इतने उम्दा तरीके से, आप समझ नहीं रहे हैं उन पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव है। मैं सब समझ रहा हूँ वकील साहब।
मैं सिर्फ वो नहीं समझ रहा हूँ जो आप मुझे जबरन समझाना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपके अफसरान से बात करूँगा। शौक से कीजिएगा, लेकिन ये बात धमकी के तौर पर मेरे सर पर पटकने की कोशिश मत कीजिएगा। वो खामोश रहा। इस बार उसके होंठ इतने जोर से भिजे कि उन्होंने वकील के चेहरे पर नाक के नीचे खिंची एक लकीर की सूरत अख्तियार कर ली। इस बार उनके होंठ इतनी जोर से भिजे कि उन्होंने वकील के चेहरे पर नाक के नीचे खिंची एक लकीर की सूरत अख्तियार कर ली। पादरी की स्टडी चर्च के पहलू में बना एक विशाल कमरा था, जिसमें चर्च के भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से रास्ता था। भीतर पुराने स्टाइल के आपनूस की लकड़ी की एक मेज़ लगी हुई थी, जिसके पीछे एक सीधी सपाट पीठ वाली लकड़ी की ही कुर्सी रखी थी। वैसी ही 3 कुर्सियां प्रत्यक्षतः मेहमानों के लिए मेज के सामने भी पड़ी थी। एक तरफ एक दीवार के साथ एक अपेक्षाकृत छोटी मेज लगी हुई थी, जिस पर की कवर से ढका टाइपराइटर पड़ा था। प्रभुदयाल टाइपराइटर के पास पहुंचा। उसने टाइपराइटर का कवर उतारा। कुछ क्षण वह उसे घूरता रहा, फिर वह उसके सामने बैठ गया। उसने वहीं से उठाकर रोलर पर एक कागज़ चढ़ाया और उस पर अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड स्ट्रेट राइट ओवर द लेजी डॉग टाइप किया। ये वो फिक्रा था जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप सहित इंग्लिश के तमाम अक्षर शामिल होते थे। उसने कागज़ रोलर से खींचा और उसे बंसल को थमाता हुआ बोला, इसका मिलान धनीराम को भेजी गई टेलीग्राम के लिए तालघर में भेजे गए टेलीग्राम फॉर्म की फ़ोटोकॉपी से करवाओ। बंसल ने तुरंत आदेश का पालन किया। साहब, ये फॉर्म इसी टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। आई सी। फिर वो बड़ी मेज की तरफ आकर्षित हुआ। बड़ी मेज पर कुछ अनखुली चिट्ठियाँ पड़ी थीं, जो शायद उसी दिन वहाँ पहुँची थीं। प्रभुदयाल ने सबसे पहले चिट्ठियों का ही मुआयना किया। बेकार। कुछ क्षण बाद वह चिट्ठियों को वापस मेज पर उछालता वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। फिर उसने मेज पर पड़ी एक ट्रे में रखे कागजात को और मेज की दराजों में मौजूद सामान को टटोलना आरंभ किया। मेज के सबसे नीचे के दराज में से कागज़ बरामद हुआ, जिस पर निहायत महीन शब्दों से लिखा था, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, चाहे ये दुनिया दीवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मंजिल से गुजर जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। प्रभुदयाल ने एक बार मन ही मन और फिर ऊंचे आवाज़ में इस इबारत को पढ़ा। ये तो कविता मालूम होती है, हैंडराइटिंग जनाना है और इसके भाव पादरी के आशनाई की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है ये इबारत सूजन ने लिखी हो, कविता के रूप में उसने पादरी के लिए अपने इश्क का इजहार किया हो। साहब, ये एक फिल्मी गाना है, सुधाकर ने तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला। अच्छा जी, यस सर। यानी लिखने वाली फिल्मी गानों की शौकीन थी, जाहिर है। बंसल, यस सर, ये कागज़ संभाल लो। तुम्हें मालूम करना है क्या ये इबारत सूजन के हैंडराइटिंग से मैच करती है, उसने लिखी है। यस सर। फिर प्रभुदयाल ने एक दराज में से कुछ तस्वीरें बरामद की। अधिकतर तस्वीरें पादरी की ही थीं, लेकिन 2 उसमें मिसेस सूजन डेनिंग की भी थी। अनटच्ड पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं और ये ज़रूर पासपोर्ट में ही इस्तेमाल करने के लिए मुहैया की गई हैं। उसी दराज में से 2 और चीज़ें बरामद हुई। एक थी सूजन डेनिंग के नाम की पासपोर्ट के लिए अर्जी की मूल प्रतिलिपि, दूसरी एक नया नकोर पासपोर्ट। पासपोर्ट रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ कॉटन के नाम का था और उस पर लिखी तारीख बता रही थी कि वो हाल ही में पासपोर्ट ऑफिस द्वारा इशू किया गया था। सूजन की अर्जी की मूल प्रतिलिपि का यहाँ क्या मतलब? प्रभुदयाल बड़बड़ाया। ये तो पासपोर्ट ऑफिस में होनी चाहिए थी। ऑफिस में कोई और अर्जी जमा कर दी गई होगी साहब, बंसल बोला। इसमें कोई गलती रह गई होगी, जिस वजह से कोई नई अर्जी भरनी पड़ी होगी। हाँ, लेकिन गलती दिखाई तो नहीं दे रही कोई भी। फिर भी शायद कोई गलती हो साहब। पासपोर्ट के लिए अर्जी तो दोनों की इकट्ठी जमा हुई होंगी। फिर ये क्यों कर हुआ कि पादरी का पासपोर्ट तो बन गया लेकिन सूजन का ना बना? सूजन की अर्जी पे कोई ऑब्जेक्शन रहा होगा साहब। पासपोर्ट ऑफिस से सूजन की अर्जी ट्रेस करनी होगी। यस सर। मेज में से और कुछ ना बरामद हुआ। फिर उसकी निगाह पैनी होते हुए चारों तरफ घूमने लगी। स्टडी की लकड़ी में ही
दीवारों पर कई फ्रेम की हुई तस्वीरें लगी हुई थीं। अधिकतर तस्वीरें ईसा मसीह या वर्जिन मैरी की पेंटिंग थी। केवल 2 तस्वीरें फ़ोटोग्राफ थीं। ये एक फ़ोटोग्राफ रंगीन था और एक पादरी का क्लोज़अप था। दूसरा फ़ोटोग्राफ काला सफ़ेद था और वो एक ग्रुप फ़ोटो थी। फ़ोटो में मौजूद स्त्रियों की पोशाकों का फैशन उसके कम से कम 5 साल पुरानी होने की चुगली कर रहा था। उस ग्रुप फ़ोटो में कई लोगों के बीच में पादरी और उसकी पत्नी खड़े दिखाई दे रहे थे। पादरी फ़ोटो में भी अपना पादरियों वाला चोगा ही पहने था, लेकिन उसकी पत्नी एक बड़े विशिष्ट डिज़ाइन का ऐसा ऊनी कोट पहनी थी जिसके आस्तीनों पर और कॉलर पर फर लगा हुआ था। फोटो की बैकग्राउंड में झेरी की झील साफ दिखाई दे रही थी, जिसे कि प्रभुदयाल ने फौरन पहचाना। लेकिन प्रभुदयाल की निगाह उन दोनों पर नहीं थी। उसने ग्रुप के कोने में खड़ी एक युवती पर अपनी एक उंगली रखी। इस लड़की को देखा बंसल? प्रभुदयाल अपलक तस्वीर को ताकता हुआ बोला। कितनी नौजवान है, कितनी खूबसूरत है कौन सा? अरे तुमने पहचाना नहीं से? नहीं। 5 साल में काफ़ी तब्दीली आ जाती है जनाना सूरत में। 5 साल में लड़की किशोरी से युवती बन जाती है और युवती औरत बन जाती है। बंसल के चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। प्रत्यक्षतः दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद भी वो इस युवती की पहचान नहीं कर पा रहा था। ये ईयरिंग देखो जो इसने कानों में पहने हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ईयरिंग? बंसल के मुंह से निकला। हाँ, ये ईयरिंग अभी हाल ही में तुम देखकर हटे हो। साहब, ये ईयरिंग वही तो नहीं जो... फौरन हेडक्वार्टर फ़ोन करो। यस सर। और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को फ़ौरन यहाँ पहुँचने के लिए कहो। यस सर। लेकिन साहब ये ईयरिंग... गेट गोइंग। बंसल तुरंत वहाँ से बाहर को लपका। हमारा अगला पड़ाव चर्च था। चर्च के विशाल हॉलों में बेंचों के बीच बनी राहदारी से गुजरकर हम स्टेज पर पहुँचे। वहाँ डायस पर एक खुला हुआ बाइबल पड़ा था। खुले बाइबल में एक कागज़ दबा हुआ था जिस पर पादरी के हस्तलेख में एक इबारत लिखी हुई थी। प्रभुदयाल ने उच्च स्वर में उस इबारत को पढ़ा। लिखा था, साधारण व्यक्ति के लिए संसारिक लालसाओं का त्याग बहुत कठिन होता है। इन लालसाओं में से शारीरिक लिप्सा सबसे प्रबल होती है और छुपाई नहीं छुपती। जैसे आँख की चुगली धुआं कर देता है, वैसे संसारिकता में फंसे निर्मल मन में भी कई बार वासना का धुआं उठने लगता है। साहब, ये अपने बारे में तो नहीं कह रहा था। हो सकता है, लेकिन बात की ये बारीकी श्रोताओं में से किसकी समझ में आई होगी। तभी चर्च का स्टेज के पास वाला एक विशाल दरवाज़ा खुला और 3 लोगों ने भीतर कदम रखा। उनमें सबसे आगे सिल्विया नॉरिस थी और सिर्फ उसी को प्रभुदयाल पहचानता था। उसके पीछे जो 2 व्यक्ति चल रहे थे, उनमें से एक लगभग 50 के पेटे में पहुंचा हट्टा कट्टा सूरत से ही संपन्न लगने वाला व्यक्ति था। दूसरा एक उतना ही उम्र का दुबला पतला दब्बू सा व्यक्ति था। ये तीनों स्टेज पर पहुंचे। मिस्टर इंस्पेक्टर, मीट हेनरी सिल्वेस्टर, चेयरमैन ऑफ दिस चर्च। संपन्न व्यक्ति ने प्रभुदयाल से हाथ मिलाया। हम बंदे को इंस्पेक्टर प्रभुदयाल कहते हैं, सिल्विया ने मुझे बताया है। और ये एल्बर्ट है। प्रभुदयाल ने उससे भी हाथ मिलाया। अलबत्ता एल्बर्ट ने बहुत झिझकते हुए उसका हाथ थामा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा हत्यारे का? अभी तो नहीं लगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो भला क्यों नहीं लगेगा। हम लोगों से आपको असहयोग की शिकायत नहीं मिलेगी। शुक्रिया, आप चर्च के जिम्मेदार आदमी हैं। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारे सहयोग का मतलब ये नहीं कि आप हमारे चर्च को, हमारी कम्युनिटी को खामखा पब्लिसिटी का निशाना बनाने की कोशिश करें या आप उसे बदनाम करने की कोशिश करें। मैं इस चर्च का सरपरस्त हूँ और इस पर किसी प्रकार की आँच। उसके बाद चर्च और अपनी कम्युनिटी की हिमायत में उसने इतना लंबा भाषण दिया कि सुनते सुनते प्रभुदयाल आजिज़ आ गया। फिर उसकी सूरत से ही दिखाई देने लगा था कि हेनरी सिल्वेस्टर नाम का वह अति वाचाल व्यक्ति उसे कतई पसंद नहीं आया था। अंत में जब वह एक बार सांस लेने के लिए रुका तो प्रभुदयाल तुरंत बोल पड़ा, आपके ख्याल से इस डबल मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? मेरे ख्याल से? वो सक पकाया। जी हाँ, आपके ख्याल से कौन हो सकता है हत्यारा? मुझे क्या पता,
आप अपना अंदाज़ा ही बताइए। मेरा कोई अंदाज़ा नहीं। कोई भी ऐसी बात बताइए जो आपकी निगाह में कत्ल से ताल्लुक़ रखती हो सकती है। मैं ऐसी कोई बात जानता ही नहीं। आप पादरी साहब को तो अच्छी तरह से जानते थे। खूब अच्छी तरह से जानता था। फादर कॉटन सिर्फ इस चर्च का पादरी ही नहीं था, मेरा दोस्त भी था। क्या उन्होंने कभी आपको ऐसा संकेत दिया था कि किसी व्यक्ति विशेष से उन्हें जान का कोई खतरा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उनकी मिसेस डेनिंग से धर्मिष्ठता के बारे में खबर थी? इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी आज इस दुनिया में नहीं, उस पर आपका ये बेजा इल्ज़ाम। आपके बेजा कह देने से ये इल्ज़ाम बेजा तो साबित नहीं होने वाला। मिस्टर सिल्वेस्टर, ये बात अब निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि उन दोनों में अवैध संबंध था। और आप? प्रभु दयाल ने खंजर की तरह एक उंगली उसकी तरफ भौंकी। खास तौर से इस बारे में आपको वाकफियत थी। मैं? जी हाँ, आप। आपकी जानकारी के लिए हमें उन प्राइवेट डिटेक्टिव्स की भी खबर है जो आपने पादरी साहब के पीछे लगाए हुए थे, और उन गुप्त मीटिंग की भी खबर है जो इसी मसले को लेकर आपकी मौजूदगी में, आपकी अध्यक्षता में इसी चर्च में हुई थी। सिल्वेस्टर खामोश रहा। उसके इल्ज़ाम लगाती निगाह अल्बर्ट की तरफ उठी। अल्बर्ट तुरंत निगाह चुराने लगा। कहने का मतलब ये है मिस्टर सिल्वेस्टर कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से हकीकत को झुठलाना मुमकिन नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। तो आप कबूल करते हैं कि पादरी साहब और मिसेस डेनिंग के संबंधों की बात गलत नहीं थी? बात सच थी, और ये बात चर्च की भारी बदनामी का बायस रख सकती थी। इसलिए मैंने फादर कॉटन से मिलना और उनसे दो टूक बात करना ज़रूरी समझा था। लेकिन जिस बात को दो टूक करना आपने ज़रूरी समझा था, वो आपने फ़ौरन पादरी साहब से नहीं की थी। पहले आपने उनके कार्यकलापों की टोह लेने के लिए उनके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए थे। मैंने जो मुनासिब समझा किया। एकाएक उसके स्वर में असहिष्णुता का पुट आ गया। अपने किसी एक्शन के लिए मैं किसी को जवाबदेह बनना, या मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, और ना ही मैं इसे ज़रूरी समझता हूँ। लगता है आपकी भी जॉर्ज सैमसन से बात हो गई है। क्या मतलब? कैसा लगता है? जो फैंसी जवाब अभी आपने मुझे दिया, उस पर साफ साफ जॉर्ज सैमसन की छाप है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन खामोखां की बातों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। कोई बात खामोखा नहीं होती, और खामोखा बातों के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। तो फिर छोड़िए। आप एक जिम्मेदार और रसूख वाले आदमी हैं। जो बात आप बताना नहीं चाहते, वो मैं आपसे जबरन कबूलवा भी नहीं सकता। और जॉर्ज सैमसन आपकी अपनी कम्युनिटी का आदमी है, माना हुआ वकील है। उसकी किसी भी कैसी भी राय पर अमल करना आपसे अपेक्षित है। पूरा अख्तियार है आपको ऐसा करने का। वो खामोश रहा। अब एक बात और सुनिए और फैसला कीजिए वो जवाब देने लायक है या नहीं। फरमाइए। लोग कहते हैं कि आपका ये चर्च प्रेत बाधा से ग्रस्त है। क्या? जी हाँ। लोग कहते हैं कि रात को सेंट माइकल का भूत चर्च के अहाते में विचरता है। नॉनसेंस। और कई लोगों ने तो वो भूत देखने का दावा भी किया है। बकवास, सरासर बकवास। आपको ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं? हरगिज़ भी नहीं। ये इलाके का सबसे पुराना, सबसे पवित्र चर्च है। इसके बारे में ऐसा कुछ कहना भी गुनाह है। अगर ऐसी कोई बात आम है तो ये ज़रूर चर्च के किसी दुश्मन का काम है। ये अफवाह किसी नहायत नामकूल आदमी की कारगुजारी है। चर्च ऑफ सेंट माइकल प्रेत बाधा से ग्रस्त है। अफवाह ही सही, लेकिन ये अफवाह क्या आपके कानों तक अभी तक नहीं पहुंची? ना, कभी नहीं पहुंची। ये बात मैं पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। कमाल है तो ये बात बहुत लोगों की ज़बान पर। सिल्वेस्टर अपने चेहरे पर भारी असंतोष के भाव लिए खामोश खड़ा रहा। अल्बर्ट, प्रभुदयाल चर्च के कर्मचारी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। यस सर। क्या तुमने कभी प्रेत बाधा वाली बात सुनी है? अल्बर्ट ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। उसने सशंक भाव से सिल्वेस्टर की तरफ देखा। अल्बर्ट, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है।
जी मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता जी। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम भूत प्रेतों पे विश्वास करते हो या नहीं। मैंने तुमसे पूछा है कि प्रेत बाधा की जो बात यहाँ पर मशहूर है उसकी तुम्हें वाकफियत है या नहीं। उत्तर देने के स्थान पर एल्बर्ट ने फिर सशंक भाव से सिल्वेस्टर की तरफ देखा। ये एक्टिंग छोड़ो और फौरन मुझे जवाब दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर, आप इस तरह से मुझे धमका। आप बराए मेहरबानी 1 मिनट खामोश रहेंगे मिस्टर सिल्वेस्टर। बंसल एकाएक आगे बढ़कर एन अल्बर्ट के सामने जा खड़ा हुआ। इधर मेरी तरफ देखो अल्बर्ट। बड़ी कठिनाई से अल्बर्ट ने उससे निगाह मिलाई। क्या तुमने खुद मुझे ये बात नहीं बताई थी कि आज से कोई 6 महीने पहले चर्च के स्कूल की कुछ लड़कियां जो इसी हॉल के नीचे बेसमेंट में स्थित हॉल है वहाँ अपने स्कूल में खेले जाने वाले ड्रामे का रिहर्सल कर रही थी, तो प्रेत बाधा वाली अफवाह की शुरुआत तब पहली बार उनकी ज़बानी हुई थी और बाद में वो चर्च आने वाले और भी कई लोगों ने सुनी थी। ओह वो बात तो मैंने भी सुनी थी। हाँ, लेकिन वो मामूली बेमानी बात थी और याद रखने लायक तो हरगिज़ भी नहीं थी। उसकी तो मुझे भी याद है सर। साफ लग रहा था कि हामी भरने के लिए सिल्वेस्टर से प्रेरणा पाकर ही उसने ये बात कबूल की थी। शुक्र है, आप लोगों की याददाश्त की मोम एक साथ पिघली। अब लगे हाथों ये भी बता डालिए क्या असली बात थी क्या। वो लड़कियां, उत्तर सिल्विया ने दिया, मेरी क्लास की थी, इसलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, आप ही बताइए। हकीकत में वो ज़रूर एक मजाक था जो लड़कियों ने आपस में किया था। मजाक ही सही, लेकिन बात को साफ साफ कहिए। अब बात यूं है कि लड़कियां नीचे बेसमेंट के हॉल में ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। मैं यहाँ ऊपर स्टडी में थी। एक लड़की की यहाँ कोई किताब रह गई थी। वो अपनी एक सहेली के साथ यहाँ आकर उस किताब की तलाश में आई थी। उसने यहाँ का दरवाज़ा खोला था तो एकाएक उसकी चीख निकल गई थी। चीख की आवाज़ स्टडी में मुझ तक भी पहुँची थी और मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुँची थी। मैंने उससे पूछा क्यों चीखी, तो कहने लगी कि उसने भूत देखा था। तब वक्त क्या था? शाम के 7 बजे थे। तब यहाँ की अपनी कोई बत्ती नहीं चल रही थी। किसी एकाध खिड़की या रोशनदान से बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी, वरना तो यहाँ अंधेरा ही था। और वो लड़की ये कह रही थी कि उसने अंधेरे में यहाँ भूत देखा था। हाँ, भूत कैसा था? बूढ़ा या जवान, जनाना या मर्दाना? इंस्पेक्टर साहब, आप खामा खां अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं एक बेमानी बात के पीछे। अरे वो बच्ची थी, नादान थी, यहाँ अंधेरा था, बाहर से आती किसी रोशनी से यहाँ ऐसी कोई परछाई से हिली होगी, वो डर कर चीख पड़ी होगी। उसका डरा हुआ मन भूत प्रेतों की कल्पना करने लगा होगा, बस और क्या बात है। लड़की भूत के बारे में क्या कहती थी? कैसा था वो? बूढ़ा या जवान, जनाना या मर्दाना? प्रभुदयाल ने यूं अपना प्रश्न दोहराया जैसे सिल्वेस्टर की बात उसने सुनी ही ना हो। अब ये तो मैंने लड़की से पूछा नहीं था। ये तो मैं तब पूछती ना जब मुझे भूत वाली बात पर विश्वास होता। फिर 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 2-3 दिन बाद एक और लड़की ने कहा कि उसने यहाँ भूत घूमता हुआ देखा था। और 1 हफ्ते बाद एक बूढ़ी औरत ने दावा किया था कि उसने रात के सन्नाटे में चर्च के कंपाउंड में भूत को घूमते देखा था। वो कहती थी कि उसके देखते देखते ही भूत चर्च के भीतर दाखिल हो गया था, जबकि रात को चर्च के दरवाजे पर ताला पड़ा होता है। फिर बस इस अफवाह ने जोर पकड़ लिया। लेकिन मैं भूतों को नहीं मानता, प्रभु दयाल बोला। फिर भी आप इतने सवाल कर रहे हैं उस भूत के बारे में। लेकिन जब इतने लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा है तो कमाल है। ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप भूतों को नहीं मानते, लेकिन लोगों ने भूत देखा है तो वो होता है। हद है आपकी भी। वो कोई जिंदा भूत था? जिंदा भूत? क्या मतलब? कोई ऐसा शख्स जिसे भूत समझ लिया गया था? आपका मतलब है कि रात को कोई जिंदा इंसान चोरों की तरह यहाँ विचरता था? जी, मेरा यही मतलब है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ना किसी तरह तो हुआ ही होगा। यूं रात को चोरों की तरह यहाँ कौन घूम सकता है? यही तो वो लाख रुपए का सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए।
कोई कुछ ना बोला। मेरी जानकारी में आया है, आखिर प्रभुदयाल ने ही चुप्पी को भंग किया, कि यहाँ इस चर्च में ऐसी कोई गुप्त जगह है जिसे आपस में पत्रों के आदान प्रदान के लिए पादरी साहब और मिसेस डोनिंग पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे। झूठ, बकवास है ये सब। सिल्वेस्टर एकाएक भड़क गया। चेयरमैन साहब, अब ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है कि पादरी साहब में और मिसेस डैनिंग में नाजायज़ ताल्लुकात थे। पादरी साहब ने अपने आप को दबाव में डालकर आपसे वादा लिया था कि वो भविष्य में मिसेस डैनिंग से कभी भी कहीं भी कतई नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या ये बात साफ जाहिर नहीं है कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया था? आपकी अपनी बीवी की और लोगों की निगाहों में आए बिना चर्च को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल करके वो क्या कम्युनिकेशन का ये सुरक्षित तरीका अख्तियार नहीं कर सकते थे? अगर वे दोनों ऐसा करते भी थे तो इस बात का अब जिक्र से क्या फ़ायदा? आप चर्च को क्यों घसीटते हैं इस केस में? चर्च सिर्फ फादर कॉटन का नहीं था, चर्च हम सब का है, हमारी सारी कम्युनिटी का है। मरा सिर्फ चर्च का पादरी है, हम लोग तो जिंदा हैं। कुछ हमारा भी ख्याल कीजिए। आप क्यों हमारे चर्च को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? मैं चर्च को बदनाम करने पर नहीं तुला हुआ हूँ। ऐसा करने से मुझे क्या हासिल होने वाला है? एग्जैक्टली, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन उस पोस्ट ऑफिस की तलाश मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपके लिए ये सब? क्योंकि वहाँ अभी भी कोई चिट्ठी पड़ी हो सकती है और वहाँ मौजूद ऐसी कोई चिट्ठी इस डबल मर्डर की मिस्ट्री पर बहुत रोशनी डाल सकती है। सिल्वेस्टर चुप हो गया। ही इज़ राइट सर, सिल्विया दबे स्वर में बोली। और जिस भूत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो या तो यहाँ चिट्ठी या यहाँ से चिट्ठी लेने आती मिसेस डेनिंग की थी, या फिर कोई ऐसा शख्स था जिसको कोई ऐसी बात की भनक थी कि वो मिसेस डेनिंग के पीछे लगा हुआ था।